इसराइल ने पहली बार तुर्की पर सीधा वार कर दिया है। मिडिल ईस्ट के ऊपर तबाही के बादल फिर से मंडराने लगे हैं। इजराइल ने सीरिया में बमों की बौछार कर एक और जंग का ट्रेलर दिखा दिया। इजराइल ने वहां उन्होंने ये कहकर हमला किया कि वहां तुर्किया की फौजें मौजूद थीं। इजराइल अटैक, व्हाई वुड इजराइल अटैक? तुर्की जिसके पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, उसने इजराइल के इन दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताकर खारिज किया है। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा के मुख्य सहयोगी के रूप में उभरा तुर्की इजराइल पर सीरिया के नए प्रशासन को अस्थिर करने का आरोप लगा रहा है। तुर्की के मिलिट्री असासों को निशाना बनाकर अंकारा को खुला चैलेंज दे दिया है। यह सिर्फ एक हवाई हमला नहीं, बल्कि एक सीधा पैगाम है कि नेतन्याहू के लिए ईरान के बाद अब सबसे बड़ा कांटा तुर्की। तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर दबाव बनाने और सीरिया के क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की है। दूसरी ओर सीरिया की ओर से स्थिति को शांत करने की कोशिश हो रही है और कहा गया है कि तुर्की का सैन्य अड्डा बनाने की यहां कोई योजना नहीं है। इस पूरे मामले पर स्पष्ट हुआ है कि अबू अल दुहूर एयरबेस को केवल सीरियाई वायुसेना के इस्तेमाल के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इजराइल और तुर्की एक बार फिर टकराने को आमने सामने खड़े। इजरायली तैयारों ने अबुल जहूर के रनवे और स्टोरेज मराकज पे 8 हमले किए। The base before and after it was bombed by Israel. होगा वो आसिम मुनीर डिसाइड करेगा किसको नौकरी पर रखना है, किसको निकालना है, किसकी ट्रांसफर है, किसका पोस्टिंग है, कौन कौन किस किस सेंसिटिव जगह में रहेगा, ये सारी की सारी चीजें आसिम मुनीर डिसाइड करेगा। अगर आप समझते हैं कि जंग सिर्फ ईरान तक महदूद थी तो भूल जाइए। नेतन्याहू का अगला हदफ उर्दुगान का तुर्की है। बर्बादी की बारूद पर बैठा सीरिया दो ताकतवर मुल्कों के बीच अखाड़ा बन गया। Israel is preparing for war against Turkey. पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा हो गया है। नाज़रीन, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इसराइल जिस मुल्क को अपने लिए खतरा समझता है उसे आसानी से नहीं छोड़ता और अब ऐसा लग रहा है कि तुर्की भी इसराइल के निशाने पर आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तान रियल वॉइस में। आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा क्योंकि सच्चाई सामने आने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बात कहना बहुत जरूरी है कि आप लोग ऐसी वीडियो तो लाइक करते हो जिनका देश से कोई लेना देना नहीं, पर ऐसी वीडियो लाइक नहीं करते जो देश के बारे में हो और सच्चाई बताती हो। अगर आप सच में भारतीय होने पर गर्व समझते हैं तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कौन से देश या शहर से देख रहे हो। अब जरा सोचिए, अगर इजराइल और तुर्की जैसे दो ताकतवर देश आमने सामने आ जाएं, तो इसका असर सिर्फ सीरिया या मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि जिस घटनाक्रम की चर्चा इस वक्त हो रही है उसने पूरे इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सीरिया के अबू अल दुहूर एयरबेस पर इजरायली हवाई हमले किए गए और इन हमलों को तुर्की की सैन्य मौजूदगी से जोड़कर देखा जा रहा है। इजराइल का आरोप है कि वहां तुर्की की मदद से सीरियाई सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया जा रहा था, जबकि तुर्की ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। तो आखिर इस हमले के पीछे असली वजह क्या है? क्या इजराइल और तुर्की के बीच टकराव अब एक नए दौर में पहुंच चुका है? और क्या सीरिया आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। जुड़े रहिए हिंदुस्तान रियल वॉइस के साथ। कहता है कि इजराइल ने जेनोसाइड किए हैं, वॉर क्राइम किए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वो कहता है कि जी जो नेतन्याहू हिटलर है, इजराइल ऐसी स्टेट है वैसी स्टेट है। सो इस तरह की सिचुएशन है। इन्होंने टर्की के साथ तमाम किस्म की जो ट्रेड है वो सस्पेंड कर दी, कुछ 6-7 अरब डॉलर की थी, और अपनी एयर स्पेस को क्लोज कर दिया। इजराइल जो एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग है। फिर जो तुर्की के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें उर्दुगान जो है वो यूज़ करता है एंटी इजराइल पोजीशन को फॉर डोमेस्टिक लेजिटिमेसी, और रीजनल मुस्लिम और मुस्लिम लीडरशिप के अंदर भी अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए इजरायली लीडरशिप जो है वो तुर्की और उर्दुगान को यूज़ करती है एज ए स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी। अब वो समझते हैं कि तुर्की इज़ ए न्यू ईरान। देन सीरिया के ऊपर जो सबसे बड़ा प्राइमरी फ्लैश पॉइंट जिसको कहा जाता है, तुर्की जो है वो ये कहता है कि जनाब हम वी बैक, जो नया इंटरिम सेटअप है अहमद अल शरा का,
जो फॉर्मर HTS हुआ करते थे, और वो कहते हैं हम इनके साथ पॉलिटिकल, मिलिट्री, बाकी ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, और वो बहुत सारी अपनी एयर डिफेंस डिप्लॉयमेंट्स करना चाहते हैं। इज़राइल जो है वो एयर स्ट्राइक कर रहा है सीरिया के अंदर। सीरिया चाहता है कि तुर्की जो है वो यहाँ पे मिलिट्री बेसिस बनाए। इज़राइल मना करना चाहता है कि तुर्की इज़राइल सीरिया के अंदर मिलिट्री बेसिस नहीं बना सकता। उन्होंने वहाँ पे आज ये हमले कर दिए हैं। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी एंड कॉम्प्लिकेटेड। इसराइल ने पहली बार तुर्की पर सीधा वार कर दिया है। अगर आप समझते हैं कि जंग सिर्फ ईरान तक महदूद थी तो भूल जाइए। नेतन्याहू का अगला हदफ उर्दुगान का तुर्की है। क्या अंकारा खामोश रहेगा या तीसरी आलमी जंग का आगाज शाम की जमीन से होने जा रहा है? नाजरीन, क्या अब सिफारती जबान का वक्त खत्म हो चुका है? जो खेल शाम और ईरान की सरहदों पर खेला जा रहा था वो अब तुर्क फौज के कैंपों तक पहुंच गया है। इसराइल ने शाम में मौजूद तुर्की के मिलिट्री असासों को निशाना बनाकर अंकारा को खुला चैलेंज दे दिया है। यह सिर्फ एक हवाई हमला नहीं बल्कि एक सीधा पैगाम है कि नेतन्याहू के लिए ईरान के बाद अब सबसे बड़ा कांटा तुर्की है। सवाल यह है कि क्या तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान सिर्फ मजम्मत करेंगे या इसराइल को उसी की जबान में जवाब मिलेगा? क्या दुनिया की नजरें अब तुर्की पर जम चुकी हैं? नाजरीन, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इसराइल जिस मुल्क को अपने लिए खतरा समझता है उसे आसानी से नहीं छोड़ता, और अब ऐसा लग रहा है कि तुर्की भी इसराइल के निशाने पर आ चुका है। ईरान की जंग और वहां की पूरी सूरत हाल को फिलहाल एक तरफ रखें। असल बात यह है कि इसराइल ने पहली मर्तबा शाम में उन मकामात को निशाना बनाया है जहां तुर्क फौजी और तुर्की के मिलिट्री असासे मौजूद हैं। यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भी समझा जा रहा है। पैगाम यह है कि तुर्की अब इसराइल की नजर में आ चुका है और इसराइल ने उसका आगाज शाम से किया है। नाजरीन, नेतन्याहू के हवाले से यह बात पहले भी सामने आती रही है कि ईरान के बाद तुर्की भी उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। ईरान में रजीम चेंज की कोशिश कामयाब नहीं हुई और इस सूरत हाल में तुर्की को एक बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन अब मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। इसराइल ने शाम में हमला क्यों किया? उसकी बड़ी वजह यह है कि तुर्की शाम की मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। तुर्की चाहता है कि शाम की फौज मजबूत हो, खास तौर पर उसकी एयरफोर्स बेहतर हो, ताकि मुस्तकबिल में इसराइली हमलों का मुकाबला किया जा सके। लेकिन इसराइल शायद ये नहीं चाहता। इसराइल शाम में अपनी बर्तरी बरकरार रखना चाहता है और तुर्की के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकना चाहता है। यहां अहमद अल शर्रा अबू मोहम्मद अल जोलानी का किरदार भी बहुत अहम हो जाता है। अबू मोहम्मद अल जोलानी पहले भी इसराइल के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आया और अब भी उसका झुकाव इसराइल के लिए उतना सख्त मुखालिफाना नजर नहीं आता। दूसरी तरफ गोलान की पहाड़ियों का मामला पहले ही इसराइल के हक में जा चुका है। हर जगह पे आपने आउटपोस्ट बना लिए, तो दैट वाज बिकॉज जंग करते रहे थे तो उनको पता था हाउ टू कंसोलिडेट मिलिटरीली, तो कोई ग्रुपबाजी नहीं होने दी, कंसोलिडेशन होगी। तुर्की को डिटर किया जा रहा है कि तुम हमें इनसर्कल करने की कोशिश कर रहे हो एंड वी वोंट गेट इनसर्कल्ड, हम इससे इनसर्कल नहीं होंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग एंड थिंकिंग एंड टॉकिंग एंड मेकिंग अ पॉइंट। दैट इज वन थिंग। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुर्की जो है वो इस चीज़ को भी समझता है कि हम उनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, उनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, उनका डिफेंस इक्विपमेंट, एवरीथिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इस वक्त सबसे बड़े जो तुर्की के और इजराइल के मसले बने हुए हैं, क्या उसमें पाकिस्तान को भी जंप करना पड़ेगा? क्योंकि तुर्की इजराइल के जो ताल्लुकात हैं उसमें कल उन्होंने एक चीज़ की है तुर्की ने कि जी हमें तो वांटेड है नेतन्याहू, और उधर इलेक्शंस हो रहे हैं और इजराइल के अंदर ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि इजराइल कहता है कि जी हमें ख़तरा है उर्दुगान से, हमें ख़तरा है उर्दुगान से। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, हमें ख़तरा है उर्दुगान से, उर्दुगान कुछ भी हमारे साथ कर सकता है। सो Israel is using Turkish president as someone who could put things in danger. अबू अल दोहर मिलिट्री एयरबेस है, यहां पर फजाई हमले किए हैं और शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक इजरायली तैयारों ने एयरबेस के रनवे और स्टोरेज सहूलियात पर 8 हमले किए हैं, जिससे उसका जो एक ढांचा था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको नुकसान पहुंचा। इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बाद में कार्रवाई की जिम्मेदारी को कबूल करते हुए कहा कि इजराइल और शाम ने सिक्योरिटी के मौजूदा जमूद को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया था, जिसकी खिलाफ वर्जी शाम की तरफ से की गई जब उसने हल्ब के करीब एयरबेस पर तुर्क अफवाज को तैनात करने की इजाजत दी। इस बयान से तस्दीक होती है कि यह कार्रवाई शाम में तुर्क फौजी मौजूदगी के खिलाफ की गई थी,
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरबेस पर शामी पायलट्स को हवाई जहाज उड़ाने की तरबियत दी जा रही थी, जिसे इजराइल ने अपने लिए खतरा करार दिया। तो सूरत हाल ये है, यानी कि आसान अल्फाज में मैं मजीद बात कर लेते हैं कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस से जो बयान सामने आया उसमें बताया गया कि इस एयरबेस में उनके पास, यानी कि इजराइल के पास ऐसी मालूमात थी कि तुर्क अफवाज यहाँ पर आ रही थी और शामी फोर्सेस को ट्रेन कर रही थी और उनकी एयरफोर्स बनाने के हवाले से तुर्क जो अफवाज है वो किरदार अदा कर रही थी। और इजराइल का यह कहना है कि इस हवाले से हमारा और सीरिया का एक एग्रीमेंट मौजूद है कि आप इस किस्म की कोई चीज़ें नहीं कर सकेंगे, ना हम आपको छेड़ेंगे, ना आप मिलिटरीली जो है ये स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर कोई और मुल्क अस्करी लिहाज से इतना ताकतवर ना हो, ये इजराइल की एक वाज़े तौर के पर पॉलिसी है। और उसी पॉलिसी को देखते हुए इस बेस को जो है, इस एयर बेस को निशाना बनाया गया। अब इसके ऊपर तुर्की की तरफ से क्या कहा गया है, तुर्की वजारत खारजा और तुर्की के वजीर खारजा की तरफ से दो अलग अलग बयान आए हैं, वो भी मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं। इसमें बताया गया कि तुर्की ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है। तुर्की की वजारत खारजा ने बयान में कहा कि वो अबू अल-दोहर मिलिट्री एयरबेस पर इजरायली फ़ज़ाई हमलों की सख्त मजम्मत करती है। वजारत ने कहा कि इजराइल शाम के इंफ्रास्ट्रक्चर और सलाहियतों को निशाना बनाते हुए मुल्क की इलाकाई सालमियत और वहादत की खिलाफवर्जी जारी रखे हुए है। तुर्की ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इजराइल की शाम के खिलाफ बढ़ती हुई जहारियत को रोकने और बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफवर्जी करने वाले इन इक़दामात के लिए एहतसाब यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करें। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के बयान के जवाब में तुर्की ने इसे बेबुनियाद इल्ज़ाम करार दिया और तुर्क हुकूमती बयान एनाडोलो एजेंसी के हवाले से इसमें कहा गया कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के ये इल्ज़ामात इजराइल की गैर कानूनी फ़ज़ाई हमलों को जायज़ करार देने की कोशिश है। हुआ है इसमें भी बाकायदा तौर पे इनको चाहिए था कि ये इसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे देखते कि क्या फैक्टर्स थे, वो जो लोग जिन्होंने वहां जाके मारा वो कौन थे, कोई फाइंडिंग सामने तो आती, कुछ पता चलता। अच्छा, एक हमारा ऐसा वाकया है जिसमें बाकायदा इंक्वायरीज हुई, वो था ओजड़ी कैंप का वाकया। ये आपको याद होगा 88 में ये हुआ था और पिटी में एक एमुनिशन डंप था जो कि एक्सप्लोड कर गया और उसमें कोई 250 लोग मर गए थे। तो दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हमने बात की इजराइल और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव की, खास तौर पर सीरिया के अबू अल-दुहूर एयरबेस पर हुए इजरायली हवाई हमलों की, जिन्हें तुर्की की सैन्य मौजूदगी और सीरियाई सैन्य क्षमताओं को मजबूत किए जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। हमने ये भी समझा कि इजराइल का कहना क्या है और तुर्की की तरफ से इन आरोपों पर क्या जवाब दिया गया है। तुर्की ने इजरायली कार्रवाई की कड़ी निंदा की और इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वहां तुर्की की मौजूदगी के दावे बेबुनियाद हैं। दूसरी तरफ इजराइल का दावा है कि सीरिया में तुर्की की बढ़ती सैन्य भूमिका उसके लिए एक संभावित खतरा बन सकती है, यानी मामला सिर्फ एक एयरबेस पर हमले तक सीमित नहीं है। इसके पीछे सीरिया में प्रभाव, सैन्य ताकत और पूरे मिडिल ईस्ट में बदलते समीकरण भी जुड़े हुए हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इजराइल और तुर्की के बीच तनाव आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकता है? क्या सीरिया दोनों देशों के बीच बड़े टकराव का मैदान बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ये वीडियो आप दुनिया के किस देश या किस शहर से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।